जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 24 नवंबर 2020 शिफ्ट 1 का सीपीयू एग्जाम का कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर 41 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और काफ़ी तेजी में भी करेंगे, क्योंकि जस्ट कार्बन कॉपी जो है इसके जो प्रीवियस शिफ्ट था ना 23 नवंबर का शिफ्ट 2, उसी का कार्बन कॉपी शिफ्ट 1 24 तारीख का दिया गया है। तो एक बार तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया है उस वीडियो में सारे क्वेश्चन का। इसमें हम इसको क्या करेंगे, थोरली करेंगे। ओके, 41 के बाद डीआई का क्वेश्चन है तो आप उसको सोल्व करते रहना, आसान है, आप सोल्व कर लोगे। बाकी देखो यहाँ पर कुछ लिंक दिए गए, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये है टेलीग्राम का लिंक जहाँ पर पीडीएफ दिया जाएगा, और ये आपका फेसबुक और ये इंस्टाग्राम। आप हमसे कुछ भी सवाल वगैरह पूछ सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से फॉलो वगैरह भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ये है कि 6 अंकों की एक संख्या है आपके सामने यहाँ पर दिया गया, 7 11 13 से विभाज्य है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। 7 11 13, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 7 11 13 का एलसीएम कितना होगा, 77 इंटू 13 कर सकते हैं, या फिर 277 इंटू 13, 13 7 91, 1 9 हुआ, 13 7 91 और 9 100, यानी कि 1001 आ गया। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू रखनी होगी यहाँ से। 5x 2y 6z, ये चीज़ है। तो अगर मैं यहाँ से 11 का डिविजिबिलिटी लगाने का प्रयास करता हूँ, 11 का डिविजिबिलिटी ये हो गया आपका, ये यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है, ये 5 2 7, 7 और 6 कितना होता है, 13 के इक्वल में होना चाहिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड या तो 13 आना चाहिए भाई। तो x प्लस वाई प्लस जेड 13 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ से ऐड करूँ, मान लो x की वैल्यू 5 मानता हूँ, इसकी मानता हूँ 6 और इसके मानता हूँ 2, तो क्या होगा यहाँ पर, अगर मैं वैल्यू रखता हूँ 5 माइनस का 6 प्लस का 6, तो 6 5 11 माइनस का 6 इक्वल्स टू 5, तो ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। ये क्वेश्चन वाकई में अच्छा क्वेश्चन है। जब ऐसे नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर एक और तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि अब इस नंबर को सीक्वेंस में लिख लेते हैं, पी क्यू आर और यहाँ पर फिर पी क्यू आर। तो जो मैंने वैल्यू मानी थी ना 5 6 और 2, इसको मैं सीक्वेंस में कर लेता हूँ। कैसे, जो मैंने वैल्यू मानी थी 5 6 और 2, सीक्वेंस में अगर मैं करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ इसको। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 5 6 2 फिर 5 6 2 लिख सकता हूँ ना, यानी कि यहाँ पर अगर इस वाले वैल्यू को अगेन मैं लिखना चाहूँ तो 5 6 2 लिख सकता हूँ। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से x की वैल्यू मैं मानना चाहूँ तो 6 मान सकता हूँ, और इसके बाद 2 है, इसके बाद y की वैल्यू मैं 5 मान सकता हूँ और z की वैल्यू 2 मान। उस समय भी यही मानना था क्या मैं, नहीं, उस समय मैं 5 माना था शायद एक y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 6 है और यहाँ पर 6 6 12, 12 माइनस 5 करेंगे 7, तो 7 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था यार। तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है कि अगर इस तरीके से दिए ना तो आपको नंबर पे जो खेलना है पी क्यू आर और पी क्यू आर, या फिर इसको ए बी सी, आप मतलब जो आपको सुविधा लगे, ए बी सी ए बी सी। इससे क्या होता है, आपके एक आइडिया लगता है कि हमें क्या चीज़ करना होगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना, क्योंकि हमें इनमें से पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही पता है हमें कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे हम निकालते हैं, विभाज्यता का नियम। बाकी तो 7 11 को तो 7 और 13 को तो चेक ही करना है, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ से सोचा कि पी क्यू आर के फॉर्मेट में ना ये हम क्या करते हैं, नंबर्स को लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो जो मैंने वैल्यू मानी थी ना 6 5 और 2, तो इसको मैंने क्या किया कि सीक्वेंस में अरेंज कर दिया, एबीसी के सीक्वेंस में। इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर लगाया होगा तो इस तरह क्वेश्चन किए होंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भाई प्रीवियस ईयर का जो इससे पहले वाले शिफ्ट था ना 23 नवंबर के शिफ्ट 2, सेम वही शिफ्ट है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो हमें बोला गया है कि शेषफल क्या होगा, तो हम आपसे बताए थे कि जो जितने भी नंबर्स यहाँ पर गिवन है ना, सबको 35 से यहाँ पर जो चीज़ दिया रहेगा इससे डिवाइड करना है। तो अगर मैं इसको 35 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 2 शेषफल बचेगा, यहाँ पर 3 शेषफल बचेगा, यहाँ पर 8 शेषफल बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा। अब इन सबको 35 से दोबारा हमें डिवाइड करना होगा।
8 दूनी 16, 16 और 16 छः कितना होता है भाई 96 और गुना 3, 96 गुना 3 कर लो 36 18 और 9 27 का 28 को 35 से डिवाइड कर लो सिंपल आप। तो कितने बार में जाएगा 18 का 24 9 27, तो 9 बार में तो नहीं जाएगा, 8 बार में ले जाते हैं, 8 5 40 और 18 का 24 4 28 से। तो हम कर सकते हैं यहाँ पर जो शेषफल बचेगा ना 8 बचेगा, क्योंकि देखो 8 5 40 जीरो और 18 का 24 4 28 280 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 8। ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर बेस्ड है। देखो जो क्वेश्चन जो आपको पहले मिल गया है नहीं पिछले शिफ्ट मिल गया है, तो उन क्वेश्चन को मैं जो एग्जाम्पिक्स यूट्यूब चैनल है ना यहाँ पर भाई मैं नहीं डालने वाला, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने करा कर रखा है, दोबारा डालने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसका रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट लेना है और कुछ नहीं करना है। तो 2.509 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 7 का करोगे तो 9 आएगा, 9 का करोगे तो 81, 3 का करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 9। तो दो ऑप्शन तो आपका कट जाएगा ना, बी और सी कट जाएगा, 53 और 47 में आपको है। तो देखो 50 का स्क्वायर रूट 2500 होता है, तो 47 से तो ऊपर ही आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सिंपल था, सिंप्लीफिकेशन है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट। 3 दूनी 6 7/2 भाग 2 2 4 1 5/2, ऑफ का मतलब गुना होता है, 5 और 3 8/5, 4 बार में कटेगा। भाग है तो इसको चेंज करूंगा तो हो जाएगा बटे में, यानी कि 7/में हो जाएगा 8। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 3/8 1/7 और ये हो जाएगा कितना आपका 1/3/4, यानी 4 3 7/4, 7/4 करेंगे कट जाएगा ना 1/4। तो यहाँ पर जो वैल्यू है 3/8 प्लस 1/4, एलसीएम हो जाएगा 8, एलसीएम हो जाएगा कितना आपका 8, तो हो जाएगा 3 और हो जाएगा 2, 5/8, तो प्लस का 5/8, यानी ये आ गया कितना 12/8, यानी कि 3/2। ओ भाई 3/2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आई थिंक यही आंसर आना चाहिए 3/2। आप एक बार चेक कर लेना, अगर मैंने कहीं पर मिस्टेक किया है तो आप कमेंट कर देना, उसको पिन कर दूंगा मैं। तो देखो यार ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बस यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर माइनस की जगह पर प्लस है। मैंने 23 तारीख का शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, तो मैं डायरेक्ट वहीं से इसको स्टार्ट करता हूँ। क्या था आपका a प्लस बी शायद था ऊपर में, ओके, या नीचे में था a माइनस का b प्लस का 1/3। तो इसको a और इसको b मानता हूँ तो हो जाएगा 500/150 प्लस का 1/3, तो कट जाएगा, ये 5 से कटेगा 10 में, ये 3 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 11/3। ऑप्शन नंबर है 11/3 आएगा। ऐसे में एक अगेन मैं इसको बोल देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर भी 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 3, यानी कि यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ तो 6 जीरो, यहाँ पर 6 जीरो, यहाँ पर भी 6 जीरो होना चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से जीरो कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से 6 जीरो कंप्लीट हो गए। देखो यहाँ पर भी क्या है 3 जीरो 6 जीरो है, यहाँ पर 4 और 2 6 और 3 और 3 6 जीरो है। तो सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 325 ही आएगा। ओके, और यहाँ पर 325 तो है ही, और यहाँ पर 175, और इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे 25 से तो ये भी 175 रहेगा। तो जो लिखा गया ऊपर में वैल्यू मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसको डिस्कस नहीं करता। तो 325 में पॉइंट को सारे पॉइंट को हटा दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है। 325 इंटू 325 प्लस 175 इंटू 175, और ये आपका क्या है प्लस का 250 इंटू ये हो गया कितना 455, और बटे में क्या है आपका, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 325 ही आएगा, और इंटू 325 प्लस में माइनस है, सॉरी 175 इंटू 175, क्योंकि 7 और 25 का मल्टीप्लीकेशन 175 ही होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर इसको आप ए स्क्वायर कर दो, इसको बी स्क्वायर कर दो, तो ये क्या लिखा गया आपका 2ab लिखा गया। इसको आप कर दो ए स्क्वायर, इसको कर दो आपका बी स्क्वायर, तो यहाँ पर a माइनस बी स्क्वायर लिखा गया। तो सिंपल ऊपर में लिखा गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं तोड़ सकता हूँ a प्लस बी में और a माइनस बी में। एक प्लस से आपका एक प्लस कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में क्या बचा a प्लस बी अपन में a माइनस का बी और माइनस का 1/3, क्योंकि इसको काटोगे तो 1/3 ही आएगा, प्लस का 1/3, यहाँ पर प्लस है, पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस था। तो यही दिया गया है,
आई होप अब मैंने आपको तो कंसेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया, प्रीवियस क्वेश्चन का ये जस्ट कॉपी है। सिंप्लीफिकेशन है तो मैंने आपको बता के रखा है कि पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहता है। तो सबसे पहले जो पहले वाले ब्रैकेट है मैं इसको सोल्व करूंगा, ये कट जाएगा और उसका क्रियाक्रम पहले करते हैं। तो ये जगह 5 डिवाइड बाई 1 यानी कि यहाँ पर आया 5। अगर मैं इसको अगेन सोल्व करता हूँ तो पंचों का 20 21 बटे में 4 और यहाँ पर क्या है 3 बटे में 7 ऑफ 1/2 यानी कि 3 बटे में 14 हो जाएगा ना। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में करूँ तो 14 बटे 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा 7 बार में और 2 दूनी का 4, 2 7 14 यानी कि 49 बटे 2। इसके बाद डिवाइड है। अगर मैं जो इसके बाद का जो ब्रैकेट है ना इसको अगर मैं इसको सोल्व करूँ यहाँ से 9 5 45 एक 46 बटे 9, 8 7 56 और 7 7 6 13 63 बटे 8। अगर इसको चेंज कर देता हूँ मल्टीप्लीकेशन में तो 20 189 ऊपर है ना तो नीचे आ जाएगा यानी कि 20 अपन में 189 तो कटेगा 3 बार में, 4 दूनी 8 4 5 20 तो हो गया 46 बटे में 9 माइनस का कितना हो गया आपका 5 बटे में 6। एलसीएम अगर इसका लोगे तो कितना हो जाएगा 18, 9 दूनी का 18, 92 माइनस कितना हो जाएगा 15। तो 92 माइनस 15 को कितना हो जाएगा वो 77 बटे 18 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर वैल्यू है कितनी 77 बटे 18 आ गई। इसके बाद है मल्टीप्लाई 11 बटे में 21, तो 5 प्लस में 49 बटे 2 डिवाइड 18 बटे 77 इंटू 11 बटे में 21। क्या कुछ कट रहा है 7 से काटेंगे 7 7 49, 7 तरीके 21, 3 से कटेगा 6 बार में, 11 से कटेगा ये 7 बार में और 2 से कटेगा 3 बार में और ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया आपका 8। तो 8 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वो छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है जो 4 5 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो देख लेते हैं 4 5 8 12 से। ऑप्शन आप डायरेक्ट ट्राई करो। ऑप्शन देखो 12 150 डिवाइडेड नहीं है, ऑप्शन नंबर ये हो नहीं सकता। 240 तो है, 12 से भी है, 10 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है और 8 से भी है। इसको सबसे बड़ी नंबर है सब ऑप्शन में, तो इसको साइड में रखते हैं। 180 देखते हैं 12 से डिवाइड है, 12 15 180 होता है, 10 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं है भाई, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 120 8 से भी डिवाइड है 15 बार में, ये 10 से 12 बार में, 12 से 10 बार में, 5 से 20 बार में, 4 से 24 बार में। तो सबसे छोटा तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी है। 240 तो बड़ा हो जाएगा ना, सबसे छोटा हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर डी। शायद ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, देख लेना आप। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है लेकिन उसमें दूसरा कुछ पूछ रखा था, उसमें उनका डिफरेंस पूछ रखा था, लेकिन इसमें बोला गया रेशियो आपको बताना है कि उनके बचत का ना वर्तमान बचत का जो रेशियो है वो आपसे पूछा गया है। तो हालांकि मेरे को याद नहीं है डाटा कितना आ रहा था, एक को शायद 12,000 कुछ आ रहा था 100 और एक को आ रहा था 13,000 समथिंग आ रहा था। ठीक है, तो इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि डाटा हमें याद नहीं है। देखो 75,000, ओहो यहाँ पर भी डिफरेंट डाटा दिया गया है। 75,000 सैलरी देगी, उसमें 50,000 था। तो 75,000 सैलरी है, 60% क्या करे उसका खर्च करे किस पर, अपने हाउस से हाउस पर खर्च करे, फैमिली पर खर्च करे। तो 75,000 का 60% निकालेंगे कितना हो जाएगा 6 5 30 और 7 6 42 और 3 45, 45,000 रुपये अपने फैमिली पर खर्च कर रहे हैं अभी। इसके बाद इसका जो है 45,000 का 20% किस पर खर्च करे, टैक्स पर खर्च करे। 45 का 20% कितना हो जाएगा 90 यानी कि 9,000 और ये 9,000 का कितना 15% किस पे खर्च करे, चैरिटी को दे रहा है। तो 9,000 का 15% कितना हो जाएगा 1,350। तो टोटल खर्चा कितना हो गया इसका 9 5 14 54,000 और प्लस में 1,350, तो ये हो गया कितना आपका 50 और ये 350 और 4 1 5 55,350, 75,000 उसका पूरा टोटल सैलरी था। तो यहाँ से सेविंग हम निकाल सकते हैं। सेविंग कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पर तो 50 हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, फिर बचा आपका कितना 14 में से 5 जाएगा 9 और 6 में से 19,650 रुपये उसकी सेविंग आ गई पहले केस में। अब दूसरे केस में बोला गया ना उसकी आय जो है क्या होगी 40% वृद्धि हो गई। तो इसका 40% यानी कि 75,000 का 140% उसका आय में वृद्धि हुई तो 14 5 70 और 14 7 98 और 7 8 7 15
आठ सात 15, 9 एक 10, 105, यानी कि 1,05,000 उसकी क्या होगी, अब आय होगी कितनी होगी, आय उसकी 1,05,000 हो गई भाई, क्योंकि उसकी आय में 40% की वृद्धि की गई है। अब देखो जो बोला गया ना कि जो फैमिली पर जो कर्ज है ना वो 60% ही है, अभी भी फैमिली पर 60% है, तो 60% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 3 और 6 63,000 रुपये फैमिली पर खर्च कर रहे हैं। 63,000 का 30% किस पर खर्च कर रहे हैं, टैक्स पर खर्च कर रहे हैं, तो हो जाएगा कितना, 3×3 = 9 और 6×3 = 18, 18,900। इसके अलावा 20% खर्च कर रहा है किस पर भाई, अपने चैरिटी को खर्च कर रहा है, तो इसका 20% 18,900 का, तो 9 दूनी का 18, 8 दूनी 16, 17 और 2 एक 3, 13, 3,780 रुपये। अब इनको ऐड कर लो आप सिंपल, तो हो जाएगा कितना आपका, 8×3 = 11, 6×7 = 8, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 81,900 प्लस में 3,780, तो ये हो जाएगा आपका कितना 80, तो ये हो ही जाएगा यहाँ पर। और 9×7 = 16, 3×1 = 4, 1 5 हो जाएगा, और 8 और 1 8, तो यह 85,680। इनकम कितना था उसका, 1,00,000 रुपये था, इतना रुपया क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। हम यहाँ से कर सकते हैं भाई, अगर मैं यहाँ से माइनस करूँगा तो हो जाएगा कितना आपका 20, और यहाँ पर 0 यानी कि 9 बचा, और यहाँ पर 6, तो हो जाएगा 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, और 9 में से 8 जाएगा 1, 19,320 रुपये। अब इसका भाई रेशियो निकाल लो सिंपल आप, तो मैं अगर रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ इसका, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, 9×15 = 15, 16 और 5 = 21, 9×3 = 12, 12 और 3 15, यानी 3 से काटते हैं इसको, 3×6 = 18, 3×5 = 15, 3×5 = 15, 3×6 = 18, 3×4 = 12, 3×4 = 12, तो 655 रेशियो 644, यही इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। तो उनके जो सेविंग का रेशियो है कितना, 655:644। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, आय में 28% की वृद्धि होती है, व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके द्वारा उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी आपको बोला गया, ठीक है। मान लो उसका 100 रुपये 75 रुपया खर्च कर रहा है, 25 रुपया वो बचा रहा है। अब उसकी आय में 28% की वृद्धि, यानी कि 128 रुपये आय हो गया, और इसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि 75 रुपया पहले और इसमें 75 का 120%, तो 12×5 = 60, 12×7 = 84, और 6 कितना होता है आपका 90, तो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, यानी कि 90 रुपये आप उसका हो गया, क्या हो गया आपका एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग कितना हो गया आपका 8 हो जाएगा, और हो जाएगा 3। पहले देखो कितना रुपया सेव कर रहा था 25 रुपये, अब सेव कितना कर रहा है 38 रुपये, कितना सेव ज़्यादा कर रहा है, यहाँ से सेव कितना ज़्यादा कर रहा है 13 रुपये सेव ज़्यादा कर रहा है, 13/25 × 100, तो कटेगा 4 बार में, यानी कि 52%। तो जो उसका सेविंग आएगा नया सेविंग कितना है 52% का, ऑप्शन नंबर ए। किसी व्यक्ति का वेतन जो है 7,000 से बढ़ के 12,000 रुपये, तो उसके वेतन में कितना % की वृद्धि हुई, 7,000 से 12,000 हुआ, यानी कि 5,000 रुपये की वृद्धि हो गई, किस पर हुई 7,000 रुपये पर, इंटू 100 कट जाएगा, ये 500 बटे में कितना हो गया आपका 7, तो ये 7×7 = 49 होगा, 1 और 7 एकम 7, तो उसका जो प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई 71 सही 1/3% का, ऑप्शन नंबर ए। एक नियत तिथि से पूर्व अगर गृह का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट प्राप्त होती है। एक व्यक्ति नियत तिथि से पूर्व भुगतान करता है और 2100 रुपये की छूट प्राप्त करता है, तो पूरा का पूरा जो टैक्स है आपको वो बताना है। तो सिंपल यहाँ पर ये बोला गया कि भाई 12% की वैल्यू कितनी है 2100 है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100 बटे में 12, और हमें निकालना है 100% की वैल्यू, तो 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, और 3 से कटेगा 700 बार में, 25 साथ कितना होता है 175, 17,500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। तो पूरी गृह की कर राशि यानी कि टैक्स कितना है 17,500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है 10% के लाभ पर बेचता है, अगर वो 20% कम में खरीदा होता, 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता, 40% का लाभ होता, तो उसका पूर्व विक्रय मूल्य यानी कि पहले का विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, अगर 100 रुपये के खरीद रहा है तो 110 रुपये में बेच रहा है, तभी तो उससे 10% का लाभ हो रहा है। अब बोला गया कि अब वो 20% कम में खरीदा होता है, यानी कि 80 रुपये में खरीदा होता,
तो इसे 40% का लाभ होता है कब? 1,000 रुपये अधिक में बेचा होता है। 40% इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा? 14 8 112, यानी कि 80 के सामान को 112 में बेच रहा है, 2 रुपये अधिक में बेच रहा है, और 2 की वैल्यू कितनी है? 1,000, जो कि इससे 500 गुना ज़्यादा है। तो अगर मैं इसका सीपी की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50,000 रुपये। बोला गया है कि इसका पहले का एसपी बताइए, तो एसपी कितना हो जाएगा? 10% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 110/100। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 गुना 5 55,000 रुपये। तो जो उसका सीपी होगा पहले का 55,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये बोला गया है, किसी धनराशि का 17% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितने हैं? 433.5 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। ओके, कुछ नहीं करना भाई, इसका फॉर्मूला होता है PR² अपन में 100, PR², PR बटे में 100 का होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना? 433.50। तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा निकल कर आ जाएगा, आर कितने? 17 के स्क्वायर 289, पी इंटू 289, या फिर इसको 17 × 17 भी लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। और यहाँ पर क्या है? 100 × 100, तो 100 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0.50 है, और इंटू 100, 17 से ये कटना चाहिए, आई होप। काट कर देखते हैं। 17 से अगर मैं इसको डिवाइड लगा दूँ 4335 को, तो 17 दूनी का 34, 13 में से आ जाएगा 9, 17 पचे 85, 13 में से 5 जाएगा 8, 17 पचे 85, कटेगा 2 8 5 0 में। अगेन ये 17 से आई होप कटना चाहिए। 17 से कट भाग लगा देते हैं, आसान चीज़ है। 17 8 में से 7 गया 1, ये बचा 1, 17 छक 102, 5 3 बचा ना, शायद कहीं पर हमने गलत कर दिया है, गलत हमने यहाँ पर करके रखा है, यहाँ पर 5 होगा। और 17 से मैं इसको काटना चाहूँ तो ये कटेगा कितने बार में? 150 बार में। 17 कम 17, 17 बचे 85, 150 बार में कटेगा। तो प्रिंसिपल आपका कितना निकल कर आएगा? 15,000। ये आपका प्रिंसिपल निकल के आ गया। और इसमें बोला गया है आपका 17% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो आपने बता के रखा है ना, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे आप? सिंपल, आप इसी का 17% निकाल दो 2 बार, मजा आ जाएगा। 17 पचे 85, 5 हाथ में लगा 8, 17 8 7 15 25, 2,500 को इसमें ऐड कर दो, 0 5 5 5 2 7, 17,550, फिर 17 से डिवाइड कर दो, तो 0.5 तो आना चाहिए, ठीक है। और डिवाइड करोगे तो भाई इससे तो ज़्यादा आएगा ना, क्योंकि 25 50 तो यही है, तो फिर आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे? देखो देखो भाई, यहाँ पर अब कटने लायक तो है ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पर काटोगे तो कटने लायक है नहीं, और जो वैल्यू है यहाँ से वो आनी है 2550 से ज़्यादा। तो 2550 से ज़्यादा तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकेगा। अब 0.5 तो आना चाहिए, क्योंकि 17 पचे 85 होता है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, बाकी 2500 तो होगा नहीं। यहीं पर पहले ही साल में 2550 आ गया, तो 5100 जाएगा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो है इसके बाद पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ पर
सो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ऑप्शन देखना पड़ेगा क्वेश्चन जब एग्जाम में आप सॉल्व करोगे इस टाइप का क्वेश्चन को, कि कम से कम समय में आप क्वेश्चन को कर पाए और अपना समय को सेव कर पाए। यदि साधारण ब्याज की राशि 11% से बढ़कर इतना हो जाती है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितना इतना रुपया बढ़ जाती है, उस राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% का साधारण ब्याज कितना होगा। 1 साल के अंतर की बात करिए तो कोई दिक्कत वाली है नहीं। वैल्यू 11 यानी कि हम इससे करते हैं 11/100 कर लेते हैं। 100 रुपये पे 11 रुपये में ब्याज मिल रहा। और दूसरा जो है इसकी रेट अगर बढ़ा रहे हैं तो 7×2 = 34 35/200। अब 200 पे 35 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आप इसको 100 बना लो या फिर 200 बना लो। 100 बनाना मुश्किल काम है, हम इसको 200 बनाना आसान काम है, क्योंकि यहाँ से 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 बन जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 में कितना 200, और ये वैल्यू 35/200। अब देखो यहाँ से 22 से समान कितना हो गया, 35 का हो गया। कितना का यहाँ पर बढ़ोतरी हुआ है, कितना का बढ़ा, 13 बढ़ गया ना, 13 बढ़ गया। तो इसी 13 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 107,120 है, 107,120 है बटे 100। 13 से आई थिंक कट जाना चाहिए। 13×8 104, 104 फिर 3 और 13×2 के 26 से, और 13×5 13×4 52, 4 होना चाहिए। तो 82.4 होगा यहाँ पर। और बोला गया क्या, राशि कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो ये हो जाएगा कितना आपका। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देखो क्वेश्चन आसान है। 4×2 = 8, 2×2 = 4 और 8×2 = 16। 16,480 रुपये को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बोला गया ना, इसका 50% निकाल दो आप यहाँ से। 8×5 = 40, 5 का 20 और ये 4 24, यानी कि 40 आना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट 2 डिजिट देख लो, 40 है, बाकी किसी में नहीं है। 8×5 = 40, 5 का 20, 4 24, यानी कि 8,240 रुपये आपका क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य कितना है आपका, इतना है, और उनके मूल्यों का अनुपात ये है। तो सर्वाधिक मूल्य वाली कुर्सी कौन सी है, ये आपका दिया गया ना, जो ये एवरेज है, ठीक है। अब इसको सम में कन्वर्ट करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। 7×3 = 10 = 14, तो 14/3 कर लो, या फिर यहाँ से 14,014 × 3 कर लो, ये आपके ऊपर है। 7 से कट ही जा रहा है, 14 से भी कट जाएगा ना, तो 14 एकम 14, फिर 0, फिर 0 1, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3003। हमसे बोला गया कि सबसे अधिक मूल्य वाली वस्तु को ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक मूल्य वाली वस्तु कौन सी हो जाएगी भाई, 7 है, यहाँ पर 7 है, तो लेकिन हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना फिर इनके, इंटू 7/3, तो ये हो जाएगा कितना आपका 7007। ऑप्शन नंबर सी। तो सर्वाधिक मूल्य वाली वस्तु कौन सी है, 7007। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8200 रुपये की एक राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है, ए बी से 500 रुपये अधिक, सी ए से 300 रुपये अधिक। तो सी का हिसाब से पूछा गया। 3 लोग हैं ए बी सी, ए को बी से 500 रुपये अधिक मिलता है और सी को ए से 300 रुपये अधिक, यानी कि हम इसको बी को एक्स मानते हैं और इसको हो जाएगा x + 500, और सी को जो है ए से 300 रुपये अधिक, यानी कि इसको x + 800 मानना पड़ेगा। अब देखो डिफरेंस 300 का, डिफरेंस 500 का, तो 3x + 1300, 3x + 1300, और इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8200 रुपये। 1300 माइनस कर लेते हैं, 3x = कितना हो जाएगा आपका 69। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 2300। हमसे बोला गया है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना 23 और 8 कितना हो जाएगा आपका 3100। ऑप्शन नंबर डी। तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 3100 रुपये। गया कि ए और बी ने इतना और इतना रुपये निवेश किया, उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा कितना है 9000 रुपये। तो ए का लाभ आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बता के रखा है, अगर 1 साल की बात हो तो जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो सबसे पहले 0 से 0 काट देते हैं हम यहाँ से, यानी कि 9 2 5, 0 ये इन्वेस्ट करता है और ये कितना करता है 11 25, 11250, और 2 0 काट लेते हैं ना, 2 0, तो यहाँ से एक 0 यहाँ से मिटा देता हूँ। तो ए जो है 925 रुपये इन्वेस्ट करता है और बी जो है 1125 यूनिट इन्वेस्ट करता है। तो बी का हिस्सा हमें बोला गया ना, जो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्रॉफिट का रेशियो होगा, यानी कि 1125 की वैल्यू कितनी है 9000 रुपये है।
तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9000 बटे में 1125। और हमें बोला गया ए का लाभ, तो ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 925, तो इसका प्रॉफिट का रेशियो होगा 925। सिंपल आप 5 से इसको मैं काटना चाहूँ, 9000 को मैं लिख सकता हूँ 90 गुना 100 में इसको लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 25 से काटूँ तो 25 चौका 100 और 25 5 125 और 25 चौका 100, 45 गुना 2 90। देखो कितना आसानी से हो गया ना। 4 दूनी का 8, 8 5 40 और 8 दूनी 16, 4 20 और 9 8 72, 72 अदू 74। तो ए का हिस्सा कितना आ गया 7400 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन एक आ गया कि 3 व्यक्तियों ए बी सी समूह का औसत कितना 70 केजी है। जब डी को शामिल किया जाता है तो औसत 60 केजी हो जाता है। ई का वजन डी से 5 किलोग्राम कम है, यानी कि भाई ई बड़ा है डी से कितना भाई 5 किलोग्राम। अब ए का स्थान ले लेता है और बी सी डी ई का औसत कितना हो जाता है 59 केजी। तो ए डी ए का औसत वजन आपको ज्ञात करना है निकटतम पूर्णांक तक, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ए बी सी, ए बी और सी, इनका जो वेट कितना है 70 केजी एवरेज है, तो यहाँ से सम निकालेंगे कितना हो जाएगा 210 केजी। अगर डी को शामिल किया जाता है यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो वेट कितना होता है 60 और टोटल लोग कितने 4 तीन, टोटल सम कितना हो जाएगा 240 केजी। अब जो ई जो है डी का वजन से 5 किलोग्राम अधिक है और डी को क्या किया था ए से रिप्लेस किया जाता है। उसके बाद कौन सा आते हैं बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो इनका वेट कितना होता है 59 केजी। तो इनका सम कितना हो जाएगा 9 चौका 36, 5 चौका 20 और 3 23, 223 केजी। हमें बोला गया ए डी ई का, अब बताइए भाई कि कितना वेट होगा ए डी ई। ए डी ई हमें बताना है ना, तो यहाँ से हमें अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए आप, ए बी सी यहाँ पर हमें ए बी सी यहाँ पर कॉमन है और इसमें क्या है बी सी डी कॉमन है और यहाँ पर बी सी डी कॉमन है। यहाँ से डी का वेट हम निकाल सकते हैं आसानी से। अगर मैं यहाँ से डी का वेट निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 240 माइनस 10 कितना हो जाएगा 30। जब डी का वेट 30 है तो यहाँ से ई का वेट मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि ई जो है डी से 5 किलोग्राम अधिक यानी कि हो जाएगा 35। अब तो डी और एक हो गया, अब ए का निकालना है। तो बी सी डी इसमें है ना, और ए बी सी इसमें है, तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। डी ई है यहाँ पर है, तो बी सी का वेट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं बी सी का वेट यहाँ से निकालना चाहूँ तो 236 तो टोटल है और डी और ई का कितना आ गया 35 और 30 कितना हो जाएगा आपका 65। तो यहाँ से माइनस करते हैं 65 को। अगर मैं यहाँ से 65 को माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा कितना आपका 6 में से 5 जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना आपका 13 में से 6 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 171। 171 तो आया किसका बी प्लस सी का वेट आया, बी प्लस सी का वेट कितना आएगा आपका 171। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का वेट कितना है 210 है, तो यहाँ से ए का वेट हम निकाल सकते हैं। 210 में से इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना आपका 9 में से 7 जाएगा 2, 29 केजी। तो यहाँ से ए का वेट कितना होगा भाई 29 केजी। अब इनका हमें एवरेज पूछा गया ना, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 3 3 6 2 8 1 9 बटे में 3, तो 3 3 का 9 और 3 एक एकम 3, 31 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यहाँ पर गलत कर दिया है हमने, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है, और तो यहाँ पर भी 3 लेना पड़ेगा। 9 5 14, 3 3 6 3 9 1 10, 104 बटे में करेंगे कितना 3, तो 3 3 का 9 और 3 चौके 12, 34 पॉइंट समथिंग, 35 ऑप्शन में दे रखा है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 34 पॉइंट समथिंग आएगा ना, जो कि अप्रोक्स किसके बराबर होगा 35 के बराबर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए और बी किसी काम को 36 दिन में, बी और सी 60 दिन में, ए और सी 45 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। ए प्लस बी जो है 36 दिन में करते हैं, बी प्लस सी जो है कितने दिन में 60 दिन में करते हैं, ए प्लस सी जो है कितने दिन में 45 दिन में। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए। 36 5 180, 60 से 3 बार में और 45 से 4 बार में। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं 2 बार 2 2 है ना, तो 2 को कॉमन निकाल के ए प्लस
बी प्लस सी का आ जाएगा कितना आपका 5 3 8 4 12। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 से कट जाएगा 6 बार में। अब बोला गया बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी से कार्य कराना तो बी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 4 है और टोटल एफिशिएंसी 6 है, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी निकल कर कितना आ जाएगा 2, 6 - 4। बी का एफिशिएंसी 2 है, टोटल वर्क 180 है, तो बी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा 180/2 यानी कि 90 दिन। तो बी जो है कंप्लीट कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं, बी और सी उसी कार्य का 66/2/3 भाग 23 दिन के अंदर करते हैं। ए अकेला उसी कार्य के 4/15 भाग को कितने दिन में करेगा। ठीक है भाई, ए प्लस बी जो है ये किसी कार्य को 25 दिन में करते हैं। 66/2/3 का मतलब क्या होता है 200/3 यानी कि 2/3 होता है। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि बी जो है 2/3 काम को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में कर रहा है। तो पूरा काम को कितने दिन में करेगा 45 दिन में। तो बी जो है पूरे काम को 45 दिन में करेगा। अब इनका है आप टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हो 5 × 9 और 5 × 5। तो 9 × 5 = 45 और इंटू 5 करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कितना आपका 225। तो 25 × 9 = 225, 45 × 5 = 225। तो इनका एफिशिएंसी आ गया। बी का एफिशिएंसी 5 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 9 - 5 करेंगे 4 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है 225 है और इसका 4/15 भाग। और किससे कराना है ए से कराना है। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 4/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, 15 से कटेगा कितने बार में 15 से कटेगा 15 × 15 और 15 × 5 = 75, 15 बार में। तो ए जो है इसका 4/15 भाग 15 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 3 पाइप दिए गए ए बी सी, एक साथ खोलने पर 30/7 घंटे में ये भर सकते हैं। ए और बी जो है भरने वाले पाइप है, लेकिन सी जो है खाली करने वाला पाइप है। पाइप ए टैंक को 15 घंटे में, सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो बी अकेले से कितने घंटे में भर सकता है। देखो बोला क्या गया ए प्लस बी प्लस सी जो है अगर एक साथ खोले जाते हैं ना, ये 30/7 घंटे में टैंक जो भर जाता है। ध्यान रखना कि सी जो है माइनस वाला है यानी कि खाली करने वाला है। मैं यहाँ पर ऊपर में लिख दिया हूँ। ए प्लस बी भरने वाले पाइप है, अगर ए को यहाँ से खोला जाता है तो ये टैंक को 15 घंटे में भर सकता है और सी को अगर खोल दिया जाए तो ये होता है 12 घंटे में खाली कर देता है। तो कुछ नहीं करना। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क की बात करूँ ना तो ये हो जाएगा कितना आपका 60 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा 14, इनकी एफिशिएंसी की बात करूँ तो हो जाएगा 4 और अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूँ तो हो जाएगा कितना आपका 5। अब देखो 5 यहाँ से माइनस करने वाले हैं और यहाँ पर इसमें ए प्लस बी 14 - 5 करेंगे 9, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, क्योंकि ए का तो पता है 4 है और बी का कितना है आपका सी का कितना है 5 है। तो 5 ही तो माइनस वाला है ना। और टोटल कितना है आपका 14 है। टोटल कितना है 14, तो 14 × 4 = 18, 18 - 5 करेंगे बी का एफिशिएंसी ज़्यादा आएगा। बी का एफिशिएंसी 13 आ जाएगा। बी का एफिशिएंसी 13 आएगा और ए का 4 है और सी का कितना आपका 5 है। हमें बोला क्या गया कि बी को अकेले खोल दिया जाए तो टैंक कितने दिन में कितने समय में भरेगा। टैंक कितने समय में भरेगा। तो भाई एक चीज़ हमने यहाँ पर बी का एफिशिएंसी निकालने में मिस्टेक कर दिया लग रहा है कि एक बार दोबारा से मैं चेक करता हूँ। देखो हमें ए प्लस बी प्लस सी का 14 लाना है। अगर यहाँ पर सी का कितना है -5 है और ए का +1 है, टोटल 14 लाना है। तो यानी कि हमें बी की एफिशिएंसी कितना रखना होगा। अगर मैं बी को 15 रखता हूँ तो 15 और -5 करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 + 4 14, यानी कि हमें यहाँ से बी का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाना चाहिए बी का 15 होना चाहिए। और टोटल वर्क कितना है 60, तो 60/15 करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 4 घंटे। तो बी जो है 4 घंटे में टोटल टैंक को भर सकता है। ऑप्शन नंबर ए। अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टैंक को भरने में ए बी से 5 घंटे कम समय लेता है और एक साथ चालू करने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। पाइप ए अकेला चालू किया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा।
तो मैंने आपको बता के रखा है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से टेकअप करो, नहीं तो क्वाड्रेटिक में जाता है, फिर ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो ए प्लस बी में बात करूँ ना, तो ये 6 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ए प्लस बी जो है 6 घंटे में टैंक को भर सकता है। हमें ए अगर मान लो, मैं मान लेता हूँ कि ए जो है अकेले चालू किया, तो ऑप्शन नंबर 1 को मैं उठाता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 करें कि ए जो है अकेले किसी टैंक को 10 घंटे में भरता है। टोटल वर्क यहाँ से कितना निकालेंगे हम? कितना 30 हो जाएगा ना। ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 और ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा आपका 2। 3 और बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। 3 और 2 कितना होता है आपका 5, और 30/5 करेंगे 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई। ऑप्शन नंबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हो सकता है। बी नंबर को देखते हैं। अगर दोनों जो है 6 घंटे में टैंक को भर रहे हैं, या फिर आपको एलसीएम निकालने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता के रखा है एक चीज कि दोनों अगर भरने वाले नल हो ना, और पूछा है कि कितने समय में भरेंगे, तो एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई मैंने आपको बता के रखा है। ये टाइम एंड वर्क में भी काम देता है। तो देखो ए जो है और बी जो है, इन दोनों का टाइम में डिफरेंस कितना होना चाहिए? टाइम में डिफरेंस T1 और T2 के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? 5 घंटे का। अब मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 तो मैंने चेक कर लिया, बी को देखते हैं। ए जो है 18 घंटे में भरता है, तो बी कितने घंटे में भरेगा? क्योंकि ए पाइप ए जो है बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। अगर ये 18 घंटे में भर रहा है, तो बी से 5 घंटे ज्यादा में भरेगा, यानी कि 23 घंटे में। अब देखो 18 × 23 में करोगे, 18 × 23 में 8×3 = 11, 2 1 3 1 4 41। तो भाई कोई कटेगा नहीं? कटेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 तो होगा नहीं। तो इस तरीके से किसी भी ऑप्शन को आप चेक करोगे ना, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है यही सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई अपन में एक्स प्लस वाई पे भी सेटिस्फाई करेगा। अगर आप यहाँ से देखो, ऑप्शन नंबर 1 को देखो, तो ए जो है क्या 10 घंटे में भर रहा है, बी जो है कितने में भरेगा? इससे 5 घंटे ज्यादा, यानी कि 15 में। तो 15, 10 × 15/25, तो बचते हैं 15, 50, 25 और 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6 आ रहा है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने आपको बता कर रखा है भाई, इस क्वेश्चन को करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ए जो है टंकी को 10 घंटे में भरेगा, बी जो है और बी जो है 15 घंटे में भरेगा। ए जो है 10 घंटे में और बी जो है 15 घंटे में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये कहा गया कि एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर जाती दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार के द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। तो कार की चाल और बस की चाल की रेशियो पूछा गया है। हमेशा जब रेशियो बोला जाए ना, तो पहले कौन बोला गया है? कार बोला गया है। तो आप यहाँ से लिख लिया करो, न तो दिक्कत हो सकता है। कार और बस का रेशियो में बताना है, ताकि आपको रिमाइंड रहे। अब 1 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटे 30 मिनट का मतलब क्या होता है? एक सही दो एक सही 1/2, यानी कि 3/2 होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर को अगर मैं बस की स्पीड निकालना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 1 सही 1/2, 3/2, यानी कि 3/2 करेंगे तो 2 यहाँ से ऊपर में चला जाएगा। मैं इस मिनट को भी चेंज कर दे रहा हूँ घंटे में, तो 3 से काटेगा कितने बार में? 20 बार में। तो बस की स्पीड कितनी आ गई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी तरीके से मैं कार के स्पीड की बात करूँ तो 45 मिनट में तय करती है, तो 45 मिनट को मैं लिख सकता हूँ कि 3/4। डिस्टेंस कितना है? 60/3, और बटे में 4 करेंगे तो 4 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटेगा 20 बार में। तो यह कितना आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला गया है कार की, तो कार की स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर। बस की स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। ऑप्शन नंबर ए। 1:2 भी दे रखा है ना ऑप्शन में। देखो आप, अगर मैंने बोला कि अगर आप यहाँ से कार की जगह पे बस पढ़ लेते और बस की जगह पे कार पढ़ लेते ना भाई, तो आपकी वाट लग जाएगी। बी नंबर टिक करके आओगे, गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा आप लिख लिया करो रेशियो क्या दे रखा है। क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए एक व्यक्ति जो है आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। हाँ, जाने में उसके बाद लिया गया समय वापस आने में लिया गया समय से 5 घंटे अधिक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर जा रहा है ना T1 और यहाँ से आ रहा है T2, जाने में लिया गया समय वापस आने में लिया गया समय से 5 घंटे अधिक, यानी कि हम T1 और T2 का डिफरेंस की बात करें तो ये 5 घंटे का है। करने का मतलब ये है कि T1 समय में कितना? T1 समय में x + 5 घंटे ले रहा है, और
में आ रहा है x घंटे में। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और उसकी चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक से लौटता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मैं S1 की बात करूँ ना, तो जा रहा होगा कितने x के स्पीड से, तो S2 की मैं बात करूँ यहाँ से उधर से लौटेगा कितना x प्लस 10 के स्पीड से। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। अब देखो वो बोला गया कि उसकी चाल कितनी होगी, जाते समय उसकी चाल कितनी होगी। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ, मैं कुछ नहीं जानता, डायरेक्ट आप ऑप्शन उठाओ। ऑप्शन नंबर ए को मैं उठाता हूँ कि जाने के समय उसकी चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहां से आने के समय उसकी चाल कितनी होगी, 10 किलोमीटर ज्यादा होगा, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यहाँ से टाइम हम निकाल सकते हैं। स्पीड अगर है यहाँ पर, तो जाते समय उसका टाइम कितना लगा होगा, 10 घंटे का। और आते समय यानी कि T2 वो टाइम कितना लगा होगा, 30/4, तो जाएगा कितना आपका 15/2, 7.5 घंटे। इन दोनों का डिफरेंस 5 घंटे का आ रहा है, क्योंकि 5 घंटे का डिफरेंस हमें लेना है। नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। जाते समय स्पीड कितनी है, 15 है, तो आते समय कितनी होनी चाहिए, 25 होना चाहिए, क्योंकि 10 समय ज़्यादा लेना हो। तो यहाँ से T1 की बात करूँ तो 300/15 करेंगे, 20 आवर्स लगेगा। और T2 की मैं बात करूँ तो 2500 का 100 और 4 × 3 12 घंटे लगेंगे। डिफरेंस 5 का आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। आगे बढ़ो। 25 अगर जाते समय उसकी स्पीड कितनी है, 25 है, आते समय स्पीड कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। ये तो 7 आ रहा है तो ऐसे ही नहीं होगा, तो इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आप यहाँ से ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर सकते हो, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अदरवाइज मैं चेक करके आपको बता देता हूँ कि अगर जाते समय स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आते समय 10 ज्यादा यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। तो यहाँ से T1 की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 15 घंटे, और मैं T2 की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 घंटे। टाइम में डिफरेंस 5 घंटे का आ रहा है ना, यही हमसे बोला गया कि टाइम में डिफरेंस 5 घंटे की होना चाहिए। तो इस तरह क्वेश्चन को यार ज़्यादा बनाने के फिर मत रहो, आप डायरेक्ट ऑप्शन अटैक करो। मैंने 3x + 1 = 0 इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं x से डिवाइड करता हूँ दोनों साइड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x², अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो x² से x कट जाएगा, x माइनस का 3 प्लस का 1/x = 0। ये 3 को मैं उधर लाऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ कि x प्लस का 1/x = 0। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं ऊपर और नीचे इसमें भी x से डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी x³ प्लस 1/x³, और इसके नीचे जो वैल्यू आएगी x कट जाएगा, यानी कि x प्लस 1/x। x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमें पता है 3 है, इसकी x³ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर x प्लस 1/x = a दिया गया, तो q निकालने के लिए क्या करते हैं, a का q माइनस का 3 है, तो 3 का q करेंगे 27 माइनस का 9, तो हो जाएगा कितना आपका 17 में से 9 जाएगा 8, यानी कि 18। तो ऊपर आ गया 18, नीचे आ गया कितना 3 है, तो 18/3 करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 6 आएगी, ऑप्शन नंबर बी। x प्लस वाई प्लस जेड 17 दे रखा है, एक्स वाई जेड कितना है आपका 171 है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना आपका इतना है। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी है उन्होंने, कैसे करेंगे। एक चीज़ आपको पता है कि अगर मैं आपसे यहाँ पर लिखता हूँ x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz, ये किसके बराबर होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z², माइनस कॉमन निकालूंगा तो xy प्लस yz प्लस zx, इसके बराबर होता है। ये चीज़ तो आप जानते हैं। तो भाई हमें x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, यानी कि इसकी वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी, x² प्लस y² प्लस z²। कैसे करेंगे, यहाँ से करेंगे। अगर दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो इसको x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू XY प्लस YZ प्लस ZX बराबर कितना हो जाएगा आपका 17 का स्क्वायर 289। XY YZ ZX कितना दे रखा है, 111 111 गुना 2 करेंगे 222, तो यहाँ से x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 289 माइनस का 222, ये हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 8 में से 2 जाएगा 6, 67। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। देखो यहाँ पर -3xyz है लेकिन यहाँ पर +xyz है, तो हमें क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या करेंगे, +4xyz को ऐड करेंगे। अगर यहाँ पर +4xyz को अपने मन से ऐड करेंगे इधर भी और इधर भी, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि फिर जब हटाना होगा तो क्योंकि इक्वेशन क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में xyz लाना है, तो यहाँ पर तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी ना, x³ + y³ + z³ + xyz। और यहाँ पर अब देखो, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x + y + z कितना है, 17 है, x² y² z कितना है, 67, माइनस का एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये कितना है आपका, 111 है। अब इसको करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 17 इंटू, इसमें से माइनस करेंगे तो 11 में से आ जाएगा 4, मैं ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूँ, ये हो जाएगा कितना, 10 में 6 जाएगा 4, 44। और देखो प्लस का हमने यहाँ पर ऐड भी किया है, प्लस का 4xyz, तो यहाँ पर प्लस का 4 इंटू xyz की वैल्यू कितनी है, 171 है। अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पर 17 इंटू 11, 11 7 और 11 और 7 कितना हो जाएगा आपका, ये चीज़ आपका माइनस में, ये चीज़ आप ध्यान रखना, 11 7 7 11 7 18 187 और प्लस का 171। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे, ये चीज़ माइनस है ये प्लस है, तो माइनस का चिन्ह बढ़ा है तो माइनस होगा, 4 इंटू 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका, 7 में से 1 जाएगा 6 और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि माइनस का 16 यानी कि माइनस का 64। तो माइनस का 64 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था इसमें। क्वेश्चन देखिए, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इसमें से आपको देखना होगा ना क्या कुछ हम अलग कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इस तरीके से कि x² प्लस में 4y² प्लस में 4y², ओके, और यहाँ पर 12y है, माइनस का 4xy प्लस का 9 = 0। ओके, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से दो इक्वेशन पर हम यहाँ से तोड़ सकते हैं अच्छे से। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ इसको सजा कर दो अलग पेन से लिखता हूँ, x² प्लस 4y² और माइनस का 4xy। ओके, और इसको एक साइड में लिखता हूँ, यहाँ पर क्या बचा, 4y² प्लस का 12y और प्लस का 9। अब एक चीज़ आप हमें ये बताओ भाई, क्या बताओगे, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि x - 2 का होल स्क्वायर, हाँ x - 2y का होल स्क्वायर, सॉरी x - 2y का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 2y का होल स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर इसको हाँ 9 है ना, तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 2y प्लस में 3 का होल स्क्वायर, 2y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y, x इक्वल्स टू 2y, तो x अपन में y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 2, यानी कि यहाँ से कर सकते हैं कि x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। और यहाँ से मैं निकालना चाहूँ कि 2y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का 3, तो y इक्वल्स टू माइनस का 6 है। अब देखो यहाँ पर y इक्वल्स टू माइनस का 6 है, यहाँ पर अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि देखो x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 1 है। दूसरी साइड में आपके y इक्वल्स टू माइनस का 6 है, तो माइनस का 6 यहाँ पर वेरिएबल को इक्वल करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ -6 से, तो ये हो जाएगा कितना आपका, इसमें भी -6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू माइनस का 12 और y इक्वल्स टू माइनस का 6। अब इसको हमें सोल्व करना है,
तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 12, 12×7 = 84, माइनस का 84 और ये आपका प्लस और माइनस 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 का 48। भाई देखो एक बार हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कहीं पर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। इसको ऐसे करते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन सही है, बस हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक किया है। हमने वैल्यू को और एलिब्रेट किया जब कितना नहीं करना था। यहाँ पर देखो अगर इसको मैं करूँगा x=2y हो जाएगा। x=2 2y या फिर 2y की जगह पे हम x लिख सकता हूँ। एक्चुअली में जो 2y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -3 है, तो 2y के स्थान पर -3 यहाँ से रख सकते हैं, यानी कि x की वैल्यू -3 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो -3/2। अब देखो अगर x की जगह पर -3 रखेंगे तो -21 और y के स्थान पर हम क्या रखेंगे, माइनस। प्लस और माइनस माइनस होता है, -8 × 3/2 यानी कि 2 से कटेगा 4 बार में, 4×3 = 12 तो जाएगा -33। क्वेश्चन बिल्कुल सही था, -33 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाएं आपके सामने दी गई है। यदि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योगफल कितना हो जाएगा, 7×5 = 12 और 2×1 3 32 और इंटू हाइट, हाइट कितना है 6 है, 2×3 32 कितना होता है 96 सेंटीमीटर। तो 96 सेंटीमीटर में मीटर में बोला गया तो 0.96 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। एक ट्रायंगल एबीसी है, एबी और एसी को डी और ई तक पढ़ाया जाता है। इसका बी और इसका सी समद्विभाजक ओ पे मिलते हैं। बी ओ सी इतना दिया गया, आपको ए की वैल्यू पूछी गई है। ओके, तो जैसे कि एक ट्रायंगल है आपके सामने, ए बी और सी को डी तक बढ़ाया जाता है। एक ट्रायंगल आपके सामने ये ए बी और सी, ए बी और सी को बढ़ाया जाता है, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। मान लो इसको ऐसे बढ़ाया गया यहाँ पर, इसको ऐसे बढ़ाया गया यहाँ पर, और इन दोनों का जो बाइसेक्टर है ना, ये यहाँ पर आके मीट करते हैं। ये हो गया बी ओ। तो बी ओ सी यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 57 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। अगर इसका वैल्यू दिया रहता है और इसका निकालना होता है तो क्या होता है कि 90 माइनस का θ/2 करते हैं। अब ये तो हमें दे रखा है ना, तो 57 = 90 माइनस का θ/2 करेंगे। 57 × 2 करें कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी का 14, 5 दूनी 10 1 11 बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का θ। अब 180 में से हम क्या करेंगे, 114 को माइनस करेंगे, हो जाएगा कितना आपका 66, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 66 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वृत्त है, क्या है, एक सर्कल है, बाहर बिंदु पी से ए बी और बी जो है स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लो कि ये आपकी एक स्पर्श रेखा होगी और ये आपकी एक स्पर्श रेखा होगी। ये बिंदु पी है आपका, ए और बी हो गया। ए पी भी यानी कि ये एंगल हमें दे रखा है 130 डिग्री, हमें ओ ए भी निकालना है। अगर मान लो कि यह इसका सेंटर है तो ओ ए भी कैसे होगा, ये हो गया आपका, ये हो गया और इसको ऐसे खींच देंगे। तो ओ ए भी हमें निकालना है, सिंपल ओ ए बी यानी ये एंगल निकालना है। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये एंगल थीटा रहता है तो ये होता है इसका हाफ होता है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 65। तो ये एंगल कितना होगा 65 डिग्री, कितना होगा 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। आपको याद रखना है कि जब ये एंगल दिया रहे और आपसे ये एंगल पूछे ना, ये 65 होगा। अगर ये 65 है तो भाई ये भी 65 होगा, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो दो भुजा अगर सेम है तो दो एंगल भी सेम होने चाहिए। दो ट्रायंगल दिए गए हैं जो कि सिमिलर है, एबीसी और आरपी को। देखो आपको हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको नहीं देखना भाई। यहाँ पर देखो पी क्यू आर लिखा गया है, यहाँ पे आरपी क्यू लिखा गया है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हमें दे रखा है। इनका एरिया 4/9 है, एक और इनके साइड हमें दे रखी है, तो आरपी निकालना है। देखो आरपी किसके इक्विवेलेंट होगा, ए बी के इक्विवेलेंट होगा आरपी।
एरिया कितना होगा, इनका रूट लेंगे तो हो जाएगा 2/3 बराबर ए बी हमें दे रखा है, ए बी 3 और बटे में आर पी हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा क्या, 3×3 = 9/2 यानी कितना हो जाएगा आपका भी 4.5। तो आर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.5। तो हमेशा आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा सिमिलर हमें दे रखा है, आरपी किसके इक्विवेलेंट होगा, ए बी के इक्विवेलेंट होगा। तो आरपी की वैल्यू 4.5, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, ए बी अंदर बने एक वृत्त का व्यास है, एडीसी हमें दे रखा है 118 डिग्री, बीएससी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो ये आपके सामने एक सर्कल है, इसमें हम चतुर्भुज को बनाते हैं। बोला गया ए बी आपका क्या है, व्यास है। तो ए बी हम यहाँ से मान लो ऐसे व्यास हम खींच दिए, ये आपका व्यास हो गया। ये आपका क्या हो गया, आपका व्यास ए और बी। इसको फुल कर देते हैं, एक ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं, फिर ऐसे। ए बी सी डी नाम मैं यहाँ से लिख देता हूँ, सी और डी। सेंटर इसका ओ है। बोला गया ए डी सी, ए डी और सी, ये एंगल हमें दे रहा है कितना 118 डिग्री। ये एंगल कितना है 118 डिग्री है। हमसे बोला गया बी ए सी की वैल्यू बताइए भाई, बी ए सी यानी कि इसकी वैल्यू पूछा गया ना, इसकी वैल्यू पूछा गया है, बी ए सी यानी कि इसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ से ये तो एंगल 90 का होगा, सभी जानते हैं, क्योंकि ये क्या सेमी सर्किल पे सरकमफ्रेंस से बना कोण कितना होता है 90 का होता है। 118 है तो ये एंगल कितने का होगा, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण होती है क्या होती है, इक्वल होती है। तो 180 के बराबर होती है। 118 है तो 180 में से 18 का माइनस कर देंगे 2, और ये बचा कितना आपका 7 में से एक जाएगा 6, 62 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस 62 कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना आपका 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 7 में से 6 गया 1, सॉरी 8 में से 6 जाएगा 2। तो जो एंगल ए है कितना आ गया आपका 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 90 प्लस 62 ऐड करके 180 में माइनस करोगे कितना आएगा 28 डिग्री, और यही हमसे पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि एक षष्ठभुजाकार खेत का क्षेत्रफल इतना है और इसके चारों ओर इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च कितना आएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा आपका षष्ठभुज का 3√3 इंटू ए स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1944√3। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई यहाँ से हो सकता है आपका कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 1944 इंटू 2 अपॉन में 3। अगर मैं 3 से इसको काटना चाहूँ, 3 से 18, 3 के बाद 8 है 24। तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 8 दूनी के 16, 4 दूनी 8 1 9, 6 दूनी का 12। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 36। ए की वैल्यू 36 हो गई। अब इसको फेंसिंग करना है यानी कि इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर क्या होता है इसका भाई 6a होता है पेरीमीटर। तो 6 इंटू ए, 6 इंटू ए कितना है आपका 36 है, और कितना रुपये लग रहा है 11.50। 5 दूनी का 10 बनते हैं 15, और 5 दूनी का 10, 2 से कटेगा 3 बार में। 36 18 18 3 54 का 4, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आयताकार लोन की लंबाई उसकी चौड़ाई की तुलना में 2 गुनी है, भुजाओं पर 4 अर्धवृत्त भागों में बढ़ाया जाता है। ओके, आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी है। तो बेसिकली जो हमें बोला गया ना फिगर, वो इस तरीके से, अगर मान लो एक आपका आयत है ना, इसकी भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाया जाता है ना, कि एक ऐसे बना दिया गया, एक ऐसे बना दिया गया, फिर ऐसे बना दिया गया और ऐसे बना दिया गया। ध्यान रहे कि ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, यानी कि आधा आधा है। अगर इसको मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा, इसको मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत करना, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फिगर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बोला गया है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेथ लिखूँ, यहाँ पर लेंथ लिखूँ, तो लेंथ 2 है तो ब्रेथ 1 है। अब सबसे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू 12 है तो यहाँ से एल की वैल्यू 24 हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ से ब्रेथ जो है 12 है और लेंथ कितना आ गया 24 आ गया। तो एरिया कितना आ जाएगा रेक्टेंगल का, एल इंटू बी होता है।
तो हो जाएगा कितना आपका 12 × 24, तो 12×4 = 48, 12×24 और 4 = 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो, अब हमें इसका निकालना होगा ना। अब तुम्हें मालूम चल गया कि इसका जो लेंथ है कितना 12 है और इसका लेंथ 24 है। ये पूरा लेंथ 12 है तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा इस वाले वृत्त का, 6 हो जाएगा। और ये वृत्त और ये वृत्त मिला देंगे तो पूरा हो जाएगा। यानी कि हम इसका एरिया निकालना चाहे तो 2 कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की वैल्यू 3.14 बोल रखा है, इंटू आर, यानी कि 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। इसका एरिया 36 हो गया। उसी तरीके से इसका एरिया कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ 24 है तो ये आधा लेंथ, आधा इसका रेडियस हो जाएगा 12 और पूरा इसको मिला देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो छोटे वाला वृत्त का जो है एरिया आपका ये आया, और बड़े वाले वृत्त को मैं निकालना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ 3.14 × 144, क्योंकि एरिया ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमें सबको ऐड करना है भाई। देखो काफ़ी, अगर मैं इसको ऐड करना चाहूँ तो 3.14 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, और इसके अलावा 36 भी कॉमन निकाल सकता हूँ। यानी कि 3.14 से 36 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर 4 × 1 5, यानी कि 3.14 × 36 × 5 ये हो गया, और प्लस का 288। इसको ऐसे लिखता हूँ ना, 12 × 24 लिखता हूँ। देखता हूँ कैसे इसको सोल्व होता है। अब देखो इसमें से मैं 12 को कॉमन निकाल सकता हूँ अच्छे से। 12 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, 12 क्या यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको 3 × 8 लिख सकते हैं। ऐसा करो इसको ना, 12 × 24 को हम यहाँ से 36 इंटू क्या लिख सकता हूँ, 8 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ से 36 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा 3.14 इंटू 5। अगर मैं मल्टीप्लाई करता, 5 का 20 और 5 दूनी का 10, 2 12, 15 15 16, तो एक जीरो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, 16.2 आ गया, और प्लस का हो गया 8। तो ये हो जाएगा कितना आपका 36 × 8 2 10 और 16 1 17, सॉरी 8 से 14 यानी कि 24.2। इसको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में तो 2 आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है यार। देखो ऐसे भी करोगे 360, और ये कितना हो जाएगा आपका 360 में 2 करें 720 आएगा। तो जाहिर सी बात है ये ए से तो ज़्यादा ही आएगा वैल्यू। ए से ज़्यादा कौन सा वैल्यू, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुल एरिया कितना हो जाएगा 853.2। 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस कांच का गोला पिघलाया जाता है, और प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोलियां डाली जाती है। ऐसे कितनी गोलियां अधिकतम ढाली जा सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं। देखो 4/3 होता है गोला का एरिया, होता है पाई आर क्यू होता है, इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी कि 4/3 इंटू पाई इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये और ये कट जाएगा ना, ऊपर आ गया कितना 11 इंटू 11 इंटू 11 बटे में 2 × 2 × 8, या फिर इसको कर सकते हैं कि 1331 बटे 8। तो कितने बार में जाएगा, अगर 8 है कम 8 हो जाएगा, 8 4 8 5, और 8 8 6 48, 16 आएगा। 16 एक ही ऑप्शन है, तो 166 गोलियां ऐसी पारी जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 11, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धातु घन तथा 5 सेंटीमीटर इतना विमाओं ठोस घन को पिघलाया जाता है और एकल घन बनाया जाता है। इस नए घन को पॉलिश करने में 10 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से लागत कितनी होगी। तो टोटल सरफेस एरिया बेसिकली इसका बोला गया है निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो आप देखो 9 सेंटीमीटर भुजा वाले और इतना विमा वाले के पिघलाकर हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो जो क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए का क्यूब होता है, तो 9 का हम क्यूब करेंगे, हो जाएगा 729, और क्यूबर्ड इसका वॉल्यूम होता है ए इंटू बी इंटू सी, यानी कि 13 5 65 इंटू 31, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं 31 इंटू 5 155, और इंटू 13, 13 5 65 5 6 13 5 65, और 6 11 71 7, और 13 7 कितना होता है 20, 215। अब इसको ऐड कर देते हैं 215 और 729, 9 5 14, 2 और 1 3, 1 4 7 1 8 7, और हो जाएगा 2 2744 भाई।
और 27 44 कितना का होता है? 25 25 होता है, 26 हो जाएगा कितना? 27 7 7 8 28 64 28 का हो जाएगा आई थिंक। ओके, अभी जो एरिया निकल कर है ना कितना? 27 44 दोनों को ऐड करने के बाद में सेंटीमीटर क्यूब है। हमें क्या फाइंड करना होगा? इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले इसका ये यानी कि साइड हमें निकालना पड़ेगा। तो साइड कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें घन बनाया गया है इसको, इस जो आपका बोला गया ना ये टोटल वॉल्यूम जो है ना, इसको घन में, घन का ये वॉल्यूम है, ठीक है। जो नया घन बनाया गया है उसका वॉल्यूम है। तो घन का वॉल्यूम होता है ए का क्यू। तो यहाँ से हम ए निकालना चाहो तो इसको क्यू रूट 27 44। देखो 27 44 तो हम तो जानते हैं 15 का नहीं होगा, 15 का तो ज्यादा होता है, इससे 3000 के लमसम में आता है। तो इससे कम यानी कि 14 का होना चाहिए, यानी कि ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 14, ठीक है। ए की वैल्यू 14 ऐसे भी निकाल सकते हो। 14 का स्क्वायर 196 इंटू 14 करेगा तो 196 इंटू 6 गुना 4 24, यानी कि इमीडिएट 4 आना चाहिए। तो इससे भी मैच कर रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 14 होना चाहिए। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है टी ए से? ये होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो हो जाएगा, ओ यार हमें हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं थी ना। फिर वही वैल्यू आ रही है 196 और 10 रुपये प्रति है, तो यानी कि 10। तो इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करना था आपको। 27 44 और यहाँ पर 0, टोटल इतना खर्चा लगने वाला है। ऑप्शन नंबर बी। हालांकि वैल्यू अलग आती तो दिक्कत होता, लेकिन यहाँ पर यही वैल्यू आ रही है तो फिर आपको ये निकालना भी नहीं था। सिर्फ यहाँ पर एक 0 बैठा देते हैं, यानी कि गुना 10 कर देते तो आपका जो आंसर है निकल कर आ जाता। साइन 3x इक्वल्स टू कॉस 3x माइनस का 45। तो साइन को इसमें चेंज मैं कर देता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। 90 माइनस थीटा में चेंज करूंगा तो 90 माइनस का 3x इक्वल्स टू हो जाएगा 3x माइनस का 45। या इधर आएगा तो कितना? 6x हो जाएगा। वो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 45। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई आपका? हमें x की वैल्यू बोला गया ना। ओ 45 90 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी। 9 4 13 135। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 5 3 8 1 9, 3 दूनी का 6 और हो जाएगा कितना आपका? 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। तो x इक्वल्स टू 22.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि साइन 30 कोस 60 और ऐसे एक 45 साइन 45, नीचे में सेक 60 प्लस कोसेक 30। तो वैल्यू आप रख दो ना। अगर मैं ऊपर में देखूँ कितना आ रहा है? 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये भी √2 ये भी √2 होता है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर आएगी 4 दूनी का 8 और 2 10, 10/4 आएगा। और नीचे में जाएगा ये 2 और ये 2, 4 नीचे में 4, यानी कि हो जाएगा 10/16, 5/8। अब ये तो ऑप्शन में ही नहीं है 5/8। तो एक बार देख लेना, अगर मैंने कहीं पर मिस्टेक वगैरह किया है ना तो आप कमेंट कर देना, मैं इसको पिन कर दूंगा। बाकी मेरे ख्याल से तो 5/8 ही आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन ये कर है कि किसी अमोघ लंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई 36 मीटर है। यदि उस समय उसका उन्नयन कोण कितना थीटा है और सेक थीटा 13/12 है, तो स्तंभ की ऊंचाई आपसे पूछी गई है। अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूँ तो इस तरीके से, और ये हो गया आपका। बोला क्या गया है कि परछाई की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 36 मीटर है और उस समय उस सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? थीटा है। और सेक थीटा कितना है? 13/12 है। तो सेक थीटा होता है क्या? हाइपोटेनस अपन में 12 पर बेस, यानी कि ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना आपका 5। भूमि पर पड़ने वाली परछाई की लंबाई हमसे बोला गया, इसका लेंथ 36 नहीं है। ये परछाई की लंबाई तो ये हुई ना, तो इसका लेंथ कितना है? 36 मीटर है। कितना आपका? 36 मीटर है। तो देखो 12 का वैल्यू 36 है, इसका 3 गुना ज्यादा है ना। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू कितनी होगी? 3 गुना ज्यादा, यानी कितना होगा? 39। ये वैल्यू 3 गुना ज्यादा कितना हो जाएगा आपका? 15। तो क्या पूछाएगा? स्तंभ की ऊंचाई। तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। आपसे पूछा रहा था कि ये कितना है, तो ये हो जाएगा 39। क्वेश्चन ये कर रहा है कि आशा और सुमन मिट्टी के घेरदारों की ऊंचाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। उनके शीर्ष से एक दूसरे के शीर्ष के बीच का जो डिस्टेंस है कितना? 25 सेंटीमीटर है। तो
दोनों घेरादारों के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी गई है। अगर मान चलो कुछ इस तरीके से घेरादार उन्होंने बना के रखा है, इसको यहाँ से मिला देता हूँ, इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे, ये इसका फिगर बनेगा। अब बोला गया है क्या कि ये कितना है आपका 9 सेंटीमीटर, ये पूरा का पूरा हाइट यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 16 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर है, ये 16 सेंटीमीटर है। ओके, और इसके शीर्ष से और इसके शीर्ष की ये लंबाई कितनी है 25। तो आप बताओ ये भी 9 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 होगा, ये 9 है, टोटल 16 है, तो 9 और 7 कितने होता है 16, यानी कि ये लेंथ कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 24, क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म करता है 7 24 25 का। आप निकाल भी सकते हो, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू एक होता है आपका ए बी का स्क्वायर, या फिर ऐसे निकाल लो ना यार, क्या है कौन, यानी कि एच का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अगर ट्रिपलेट याद है तो अति उत्तम, ऑप्शन नंबर ए। तो 25 के 25 हमने 25 कर रहे हैं, 50 के 50 हमने क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। हालांकि 41 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन हमने किया है, बाकी का जो है ना 9 क्वेश्चन वो आपका डीआई है, तो आप उसको सॉल्व कर लेना, आपसे हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से देखो टेलीग्राम का लिंक तो आपको पता है, ये आपका यूजर आईडी है, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर, आप यहाँ पर मुझे फॉलो वगैरह करना चाहे कर सकते हो। कुछ भी पूछना हो यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, ठीक है, मैसेज करना होगा तो यहीं पर मैसेज करना, यहीं पर मैं आपको रिप्लाई दे पाऊंगा। अदरवाइज आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो। इसके अलावा आप हमें ईमेल से कंटेक्ट कर सकते हो, contact@exampix.com। तो ये सारी चीज़ें है जहाँ से आप हमें कंटेक्ट कर सकते हो। ओके, बाकी आपको लग रहा होगा कि इस चैनल के थ्रू आपको कुछ हेल्प हो रही है, तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, सपोर्ट दिखा सकते हो अपना। और मैं क्या ही कहूँ, और एक क्वेश्चन जो था शायद मीटर क्यूब वाला, ठीक है, वो उसमें हमें लग रहा है कुछ गलत हो गया है, तो आप उसको सुधार लेना। ऑप्शन नंबर डी जो है उसका आंसर सही होना चाहिए। जो भी वैल्यू आई थी ना, शायद कितना आया था मेरे को याद नहीं है, और उसके आगे 2 जीरो लगाकर और उसके बाद जो वैल्यू थी ना वो आप लिख लेना। ओके, तो भाई सिर्फ वहां पर मिस्टेक होता है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में वो चीज़ आई थी, और हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना था, तो यानी 4 जीरो बटे में 10,000 होना चाहिए था। तो किस क्वेश्चन की बात करूं मेरे को वो भी याद नहीं आ रहा है, पर आप पीछे प्रीवियस में जाकर देख लेना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी और भी चीज़ें अगर गलत हुई हो क्वेश्चन में मेरे से कैलकुलेशन वगैरह में, तो आप एक बार करना कि और उसको कमेंट कर देना, उसका सोल्यूशन कमेंट कर देना भाई, ताकि मैं उसको पिन कर सकूँ। ओके, तो अपने पढ़ाई पर ध्यान रखिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।